जय हिंद मित्रों, स्टडी विद शरण इस क्लास में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की इस क्लास में हम देखेंगे भूकंप किसे कहते हैं या भूकंप के कारण क्या हैं, इनके प्रकार कितने हैं, तरंगे कैसी होती हैं, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। इनके क्षेत्र कौन कौन से विश्व में। सबसे पहले देखते हैं भूकंप किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आकस्मिक हलचल होती है, अचानक जब हमें पता नहीं होता है, तो उस वजह से जो चीज़ें गिरने पड़ने लगती हैं, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, घर हिलने लगते हैं, गिरने लगते हैं तीव्रता के आधार पर, तो उसे हम भूकंप कहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आया था, तो उसमें 9,000 लोग करीब मारे गए थे। थोड़े बहुत कम रहे होंगे या और अधिक रहे होंगे, और करीब करीब 22,000 लोग घायल हुए थे। बहुत विनाशकारी भूकंप था नेपाल का। ये प्लेटों की गतिविधियों से हुआ था, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो चाइनीज़ प्लेट के अंदर घुस रही है, और जब भी उसका प्रेशर पड़ता है तो वहाँ से ऊर्जा रिलीज होती है और भूकंप आ जाता है। और ये हिमालय की जो क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है, और इस वजह से यहाँ पर अक्सर भूकंप कभी कभार आते रहते हैं। हालांकि सबसे खतरनाक परिप्रशांत पेटी है। अब आगे देखते हैं कि इसमें भूकंप के दो तरह कारण होते हैं। एक तो मानवीय कारण होता है, और दूसरा प्राकृतिक। मानवीय कारण में अगर देखा जाए तो हम बड़े बड़े बांध बना लेते हैं, तो उनका जो प्रेशर पड़ता है प्लेटों पर या वहाँ तत्कालीन सराउंडिंग, तो क्षेत्रीय भूकंप आ सकते हैं। बांध बनाते हैं। इसके अलावा जलाशय बड़े बड़े हैं, रोड बनाते हैं पहाड़ आदि पर, और उसके लिए पहाड़ उड़ाते हैं। तो ये जो है ये सब क्या है, मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में अगर देखें तो भूकंप के लिए ज्वालामुखी उद्गार, अक्सर देखते हैं ज्वालामुखी के बाद भूकंप आता है। ज्वालामुखी क्यों आता है? इससे जब पृथ्वी की ऊर्जा दरारों जहाँ फाल्ट पाती है वहाँ से अगर दरारों से बाहर निकल रही है ऊर्जा और आग निकलने लगता है, तो दरारें मैनेज करने के चक्कर में ये वहाँ पर भूकंप आ सकता है। ज्वालामुखी हो गया या विवर्तनिक विक्षोभ हो गया। हम जानते हैं सुनामी का नाम आपने सुना होगा। तो सुनामी क्यों आती है? जब वहाँ पर आता है, समुद्र के अंदर कहीं भूकंप होता है, तो लहरें हिलती हैं, तो धीरे धीरे उनका आयाम जैसे जैसे बढ़ता रहता है, किनारे का आती हैं, आयाम बढ़ता रहता है, और किनारे के लोगों पर वो बहुत विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। अब दो कारण आपने देख लिया, मानवीय कारण, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखी, विवर्तनिक विक्षोभ इस तरह से होते हैं। जहाँ भी भूकंप आता है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पर रेडान गैसें, कौन सी? भूकंप आने के पहले रेडान गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। गैसों की मात्रा वायुमंडल में, पूछा भी गया है, वायुमंडल में बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, रेडान गैस है, इसकी मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ जाती है। इससे अनुमान लगाया सकता है कुछ क्षेत्र में भूकंप आने वाला, जहाँ भी भूकंप आने वाला होता है वहाँ पर रेडान की मात्रा बढ़ जाती है। भूकंप को अगर देखा जाए तो अगर उद्गम, जैसे भूकंप मान लिया आया किसी जगह पे, मान लिया हम ही बना देते हैं, जैसे ये यहाँ से उद्गम हुआ यहाँ से, और ये पहली बार धरातल पे यहाँ दिखाई दिया, दो जगह, तो ये जो बिंदु होता फोकस कहा जाता या भूकंप मूल। और भूकंप का इपी सेंटर ये होता है जहाँ पर पहली बार दिखाया जाता है, वो ये इपी सेंटर है जहाँ आता। ये ध्यान रखिए, पूछा गया है जहाँ से उद्भव होता है वहाँ पर क्या होता है? भूकंप मूल या फोकस होता है, और ये इपी सेंटर होता है। ये गहराई के अनुसार, अगर भूकंप धरती की कितनी गहराई में है इसके आधार भूकंप का तीव्रता निर्धारित होती है। जैसे सामान्य भूकंप इसकी 0 से 50 किलोमीटर। दूसरी सामान्य भूकंप आता है मध्यम, तो ये 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर होता है। और तीसरा तीव्र, तो ये 250 से 700 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न होता है।
इसमें 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। भूकंप से 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। कौन कौन सी? जैसे पहली होती है 3 तरह की तरंगें, तरंगें निकलती हैं। कौन कौन सी? आप बना सकते हैं ये पी वेव या प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और धरातलीय तरंगे। इनकी प्रवृत्ति पी तरंगों की प्रवृत्ति, प्राइमरी वेव्स की तरंग प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की तरह। ये सबसे तीव्र गति से चलती हैं और सेकेंडरी वेव से 66% ज़्यादा तीव्र होती हैं। और ये ठोस और जल दोनों माध्यम में चल पाती हैं। सेकेंडरी वेव जो होती हैं ये केवल ठोस माध्यम में चल पाती हैं। हालांकि ये जल में या तरल माध्यम में, जल कह सकते हैं, तरल माध्यम, ये तरल माध्यम में चलती हैं। तो तरल माध्यम में थोड़ा इनकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन ठोस में चलती है। सेकेंडरी वेव केवल ठोस माध्यम में चलती हैं और ये तरल माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं। इसीलिए जब सेकेंडरी वेव के अनुसार हम भूकंप के अनुसार, चूँकि ये पृथ्वी के दूसरी तरफ अनुभव नहीं किया कर पाते हैं सेकेंडरी वेव को, तो इसे लगाया जाता अनुमान कि क्रोड जो इसका है पृथ्वी का वो तरल है, क्योंकि वहाँ से सेकेंडरी वेव गायब हो जाती हैं। धरातलीय वेव धरातलीय तरंगों पर चलती हैं। इनकी गति तो स्लो होती है। जैसे अभी कोई चीज़ जहाँ से पकड़ के हिलाओ, लेकिन जो ऊपर जहाँ पर उसका प्रभाव होता है वो बहुत तीव्र होता है, तो ये धीरे धीरे चलती हैं। लेकिन इसकी जो गति होती है बहुत भयानक, बहुत विनाशकारी होती है। बहुत धीरे धीरे चलती हैं, लेकिन धरती पर जो विनाश आता है भूकंप की वजह से, इन्हीं धरातलीय तरंगों की वजह से आता है। इन धरातलीय तरंगों के बाद जो प्राइमरी वेव देख लिया होगा आपने, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, ध्वनि और ठोस और तरल में चलती हैं, ठोस में चलती हैं। और धरातलीय तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी, सबसे ज़्यादा विनाशकारी। अगर इनके क्षेत्र की बात की जाए भूकंप के तरंगों की, तो कई तरह बांट सकते हैं इसको। प्रशांत पेटी, प्रशांत तटीय पेटी। ये आप प्रशांत महासागर के तट के साथ साथ चिली, पेरू का तट, उसके बाद जो है ऊपर कैलिफोर्निया, साउथ अमेरिका का, फिर इधर जापान, न्यूजीलैंड तक की पेटी चली जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं आते हैं, 60% भूकंप यहीं आते हैं। दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी, महाद्वीपीय पेटी। ये अटलांटिक के केप बर्डे से लेकर के निकलता, भूमध्य सागर से होते हुए, भूमध्य सागर देख ही रहे होंगे, जिब्राल्टर से घुसते भूमध्य सागर से उस इटली सिसलिम जो वो आते हैं, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी हैं इटली सिसली, वहाँ से होते हुए काकेशस, यूराल, उसके बाद नवीन बलित पर्वत, भारत का हिमालय, इन सब से मध्य महाद्वीपीय पेटी में सब आते हैं। तीसरा है मध्य अटलांटिक, ये मध्य अटलांटिक पेटी देख ही रहे हैं। ये इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप भूमध्य रेखा के पास आता है। और चौथे अन्य पेटी है, ये तो अफ्रीका का जो भ्रंश है, जहाँ पर झीलें पाई जाती हैं, इन क्षेत्रों में पूरा दक्षिण अफ्रीका से लेकर के ऊपर तक, मध्य अफ्रीका, बीच अफ्रीका से अगर जो भ्रंश घाटी देखते होंगे जहाँ झील है, तो वहाँ से अरब सागर तक चला जाता है ये क्षेत्र। तो अन्य क्षेत्र जो है, अन्य क्षेत्र में ये आ जाता है। तो इस तरह से ये पेटियाँ पाई जाती हैं। भूकंप जब भी आता है तो सुनामी, अगर समुद्री इसका एपिसेंटर या इसका जो केंद्र है, वो एपिसेंटर है, फोकस है समुद्र में है और एपिसेंटर भी समुद्र में है, तो जाहिर सी बात है कि सुनामी आना तय है। और सुनामी इसमें बहुत विनाशकारी होती है। पिछले भूकंप में, पिछले जो है उसमें एक बार आई हुई है, उसमें भारत भी, थाईलैंड, भारत इसमें काफ़ी असरकारक थे। और इसका जो पैमाना होता है, कैसे नापा जाता है, तो इसमें 3 पैमाने होते हैं। राशि फेरल स्केल, कौन कौन सा है? राशि फेरल, मार्केली, यहाँ लिख देते हैं कहीं, पैमाने में पहला है राशि फेरल, राशि फेरल स्केल पूछा गया है, नापने का पैमाना। दूसरा
मार्केली स्केल, और तीसरा रिएक्टर। रिएक्टर 0 से 9 तक, ध्यान रखिएगा 0 से 9 तक होता है, और पहला दूसरे से 10 गुना ज़्यादा तीव्र होता है। यानी अगर एक में 1 तीव्रता का आया था, दूसरे में 10 तीव्रता, इससे 10 गुना ज़्यादा। 3 अगर है तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा, 4 है तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा, 5 है तो रिएक्टर इस पर भी 10 गुना, 6 है तो उससे भी पिछले वाले 10 गुना ज़्यादा, 7 है तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा, 8 है तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा। ये पूछा गया है, याद रखिएगा। राशि फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल, तीनों जो है किसके पैमाने हैं? भूकंप नापने के पैमाने हैं। और 2 चीज़ें और छूट रही थी इसमें, जैसे समान भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? जो समान भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होती है समभूकंपीय रेखा होती है। क्या होती है? समभूकंपीय रेखा। यहां लिख देते हैं समभूकंपीय रेखा। और दूसरी एक होती है, अगर समान एक ही समय में जिन जिन क्षेत्रों में भूकंप आया हुआ है तो इसका जो पैमाना होता है, इसको जो होता है होमोसिस्मल रेखा। ये होता है होमोसिस्मल रेखा, समभूकंपीय रेखा, होमोसिस्मल रेखा। ये भूकंप में सारी चीज़ें हो गई। समभूकंपीय रेखा उन रेखाओं को कहते हैं जो समान भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाती हैं, और होमोसिस्मल रेखा उसे कहते हैं एक समय में जिन जिन क्षेत्रों में भूकंप आता है उन क्षेत्रों को मिलाने पर जो रेखा बनती है वो होमोसिस्मल रेखा है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, और आगे भी पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।